हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नस्ट इक्वेशन में जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है उसमें जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यूज हैं, मतलब जो एसआरपी वैल्यूज हैं, उसको हम लोगों ने एक जगह अरेंज किया है जिसको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। लेकिन ई नॉट रिडक्शन की उस वैल्यूज से ईएमएफ तभी निकाला जा सकता है जब कंडीशंस स्टैंडर्ड, अगर कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब 298 केल्विन का टेम्परेचर हो, 1 m का कंसंट्रेशन हो, तो ही स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है और कंसंट्रेशन चेंज है, तो उस केस में हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालें? क्योंकि अब तो स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं निकालना, अब तो ईएमएफ निकालना। तो ऐसे कंडीशंस में जहां पर हमारे कंसंट्रेशन अलग अलग हैं, उन केसेस के लिए ईएमएफ निकालने के लिए, सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए हम नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो चलिए नस्ट इक्वेशन, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेंगे, उससे हम लोग नस्ट इक्वेशन में आज आपको एक पूरा का पूरा डेरिवेशन बताने जा रहा हूं जिससे कि नस्ट इक्वेशन निकाली गई। वैसे जनरली बच्चे डायरेक्टली नस्ट इक्वेशन याद कर लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक बार सीख लीजिए कि नस्ट इक्वेशन आई कहां से। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, it is used to calculate the EMF of the cell when the conditions are not standard। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बेटे समझ में आ रही है आपको मेरी बात? Yes. गुड। मैं इनिशियल स्टार्ट बता रहा हूं कि कहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। लेट अस टेक ए हाइपोथेटिकल redox रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिडॉक्स रिएक्शन लेते हैं। x मोल्स ऑफ A प्लस y मोल्स ऑफ B कन्वर्ट हो रहा है z मोल्स ऑफ C प्लस A मोल्स ऑफ B, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये कोई हाइपोथेटिकल रिडॉक्स रिएक्शन है तो हम यहां से नस्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो इट इज एक्चुअली द डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। चलिए भाई, सबसे पहले हम फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, उसी से हम फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक सब्सटेंस। वेल नोन इक्वेशन, जैसे मैं ए की कैलकुलेट करना चाहता हूं तो जी ए इज इक्वल टू हो जाएगी जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन ए टू दी पावर एक्स। मेरे हिसाब से इक्वेशन याद आ गई होगी आपको थर्मोडायनेमिक्स की। जी ए इज इक्वल टू जी नॉट ए
प्लस RT ln A टू द पावर x। ये थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन थी। अच्छा, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं GB। तो मैं यहां लिख देता हूं GB इज इक्वल टू G0B प्लस RT ln B टू द पावर y। इसी तरीके से मैं GC लिख देता हूं, GC इज इक्वल टू G0C प्लस RT ln C टू द पावर z। और GD इज इक्वल टू हो जाएगा G0D प्लस RT ln D टू द पावर e। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ले ली, जहां से गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी एक सब्सटेंस के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा जी कैलकुलेट करना चाहें तो आपको मालूम है जी प्रोडक्ट माइनस सिग्मा जी प्रोडक्ट माइनस सिग्मा जी रिएक्टेंट। उसको मैं आसान जो है लैंग्वेज में ऐसे लिख के दे रहा हूं, GC प्लस GD माइनस GA प्लस GB। यही तो होता है सिग्मा जी प्रोडक्ट माइनस सिग्मा जी रिएक्टेंट। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इसी से तो पता चलेगा कि सेल में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। नहीं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और इसलिए डेल्टा जी कैलकुलेट करना जरूरी है। तो हम सेल के लिए डेल्टा जी की कैलकुलेशन करते हैं। सेल हमारा अच्छा काम करे, इसके लिए डेल्टा जी जितनी ज्यादा निगेटिव होगी उतना बढ़िया रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, मोर डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी मोर स्पॉन्टेनियस इज द रिएक्शन। रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, उतनी ज्यादा फिजिबल हो जाएगी। तो चलो बेटे आगे की बात करते हैं। तो डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। डेल्टा जी इज इक्वल टू GC GD GA GB, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है लेफ्ट हैंड साइड, आप यहाँ पे पुटअप कीजिए। दैट इज इक्वल टू G0C प्लस RT ln C टू द पावर Z प्लस G0D प्लस RT ln D टू द पावर A। ये पहला आ गया ब्रैकेट माइनस, दूसरा क्या है GA प्लस GB, तो हम लिख देंगे G0A प्लस RT ln A टू द पावर X प्लस G0B प्लस RT ln B टू द पावर Y। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये G0 वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए और RT वाले टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। चलिए, तो डेल्टा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू G0C प्लस G0D माइनस G0A प्लस G0B। बोलो भैया, ये एक हमने यहाँ पर मैथमेटिकली सॉल्व किया, इसको ले आए, साथ में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया, RT है RT लगा दिया, लॉग ln, लॉग में C और D तो ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ आ जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर Z इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर A, और ये माइनस में है लॉग बेटा, तो माइनस वाला लॉग कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटे, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। समझ पा रहे हैं बेटे? क्या इसको G0C प्लस G0D माइनस G0A प्लस G0B को डेल्टा G0 लिख सकता हूं, क्योंकि G0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस G0 ऑफ रिएक्टेंट इज द डेल्टा G0। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हमारे पास बन गया डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस
RT ln C to the power Z concentration of D to the power A upon A to the power X और B to the power सॉरी A to the हाँ B to the power Y भी लिया था ना हम लोगों ने, देख लो, हाँ Y लिया है तो B to the power Y। चलो वी नो दैट, हम जानते हैं डेल्टा जी का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या मालूम है, मैं लिख के दे रहा हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अच्छा, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को डेल्टा जी और ई नॉट का रिलेशन समझाते हैं। डेल्टा जी और ई नॉट में ये रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट में, और डेल्टा जी और ई सेल में ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये वैल्यूज बेटा यहाँ आपका कुछ इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन सी टू दी पावर जेड d to the power a upon a to the power x और b to the power y। माइनस एनएफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर, द इक्वेशन विल कम आउट टू बी लाइक दिस, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, डिवाइड कर रहे हो, आर टी बाई एन एफ, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब सी टू दी पावर जेड d to the power a upon a to the power x और b to the power y, that is that ये हमारे रिएक्टेंट थे। ठीक है भैया, b to the power y, y को वैसे ही बना लो जैसे बना रहे थे आप। ठीक है, अब जरा पीछे रिएक्शन में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा C और D क्या है, प्रोडक्ट हैं, और A और B क्या है, रिएक्टेंट। तो जरा थोड़ा सा, नेक्स्ट इक्वेशन तो हमारी निकल गई, अब इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहले तो ln को मैं log में चेंज करूंगा, ln होता है log टू द बेस e, और log होता है log, log होता है log टू द बेस 10। तो हम लोग केमिस्ट्री की मैक्सिमम कैलकुलेशन log टू द बेस 10 में करते हैं। अगर log टू द बेस e की वैल्यूज मालूम है तो उसमें भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो log टू द बेस 10 में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई एन एफ लॉग, यहां लिख दूं बेटा प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी पावर जो भी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। ये जो फॉर्म हमारे पास आ गई, ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन की फॉर्म आ गई। इन इक्वेशंस को यूज करके हम लोग जो है यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आपके ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको कि ई सेल कहा जा रहा है। ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बातें डेल्टा जी वाले फॉर्मूले की कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो मैं डेल्टा जी वाले फॉर्मूले की थोड़ी बातें कर लेता हूं। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और हम जानते हैं फॉर ए प्रोसेस टू बी spontaneous,
डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। डेल्टा जी का निगेटिव होना जरूरी है अगर किसी भी प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस करना चाहते हैं। तो अगर डेल्टा जी निगेटिव चाहिए तो ई सेल की वैल्यू क्या चाहिए? तो दैट इज ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। ये थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ज्यादा अच्छा रहे। तो इस इक्वेशन से ये बात हमको निकल के आ गई कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होने के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ई सेल की वैल्यू निगेटिव हो गई तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और उस केस में हमें ये कहना पड़ेगा कि रिएक्शन नहीं हुई। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैं लिख देता हूं यहां, इफ ई सेल is negative, delta G will be positive or process will be non-spontaneous। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका क्या मतलब है? सेल काम नहीं करेगा, सेल विल नॉट वर्क एट ऑल। If the E cell EMF of the cell will be positive, then cell will not work at all। उस केस में सेल काम नहीं करेगा। तो अगर इस केस में सेल काम नहीं करेगा तो हम किसी भी कीमत पर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होने देंगे। समझ बात आ रही है बेटे? बोलो बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहां से हमको नस्ट इक्वेशन मिल गई। अब इस नस्ट इक्वेशन को हम लोग किसी सेल पर अप्लाई करके देखते हैं। एक सेल कंसीडर करते हैं जिंक कॉपर कपल, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि C1 है, जो भी कंसंट्रेशन दी जाए। साल्ट ब्रिज है, ये दो लाइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगी। और यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन C2M मान सकते हो, और से कॉपर में कन्वर्ट। मैंने बताया था आपको कि जो भी LHS की तरफ रखा जाएगा वो एनोड होगा, और जो भी RHS की तरफ रखा जाएगा वो कैथोड होगा। तो इस सेल में आपको दिखाई दे रहा है कि जिंक एनोड है, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है। आपको कंसंट्रेशन अलग अलग जो है दिया जाए वो आप रखिए। मैं डायरेक्ट Zn2 पॉजिटिव रखूंगा, इसलिए मैंने C1 और C2 रखा नहीं है यहाँ पर। जो भी आपको कंसंट्रेशन दिया जाए वो आप कंसंट्रेशन रखिए और उससे सेल का EMF कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले EMF कैलकुलेट करने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो अप्लाई कीजिए, फिर आप डायरेक्ट ही नेक्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में किसी भी सेल को रख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। बेटे, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड का यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। क्यों? क्योंकि IUPAC के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वी विल ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए रिडक्शन पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं, इसलिए एनोड की भी रिडक्शन इक्वेशन लिखेंगे। ऑल्दो एनोड पर हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन चूंकि हम नेक्स्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हम रिडक्शन इक्वेशन लिखेंगे। मैं लिख देता हूं, एनोडिक रिडक्शन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि IUPAC ये कहता है कि जहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड आप यूज कर रहे हो दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, उस वर्ड को हम रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे। तो चलिए रिडक्शन पोटेंशियल्स निकाल लेते हैं हम लोग इसके। Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक बनाएगा, और ये सॉलिड। अगर केमिकल इक्विलिब्रिया थोड़ा बहुत याद है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन 1 लेते हैं,
सॉलिड्स के लिए डेंसिटी ही कंसंट्रेशन डिपेंडेंट फैक्टर है जो चेंज होती नहीं है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा और इसको 1 लेके चलते। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। E Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, बराबर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस RT बाई NF ln, अब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है जिंक सॉलिड, सॉलिड का कंसंट्रेशन तो 1 है, अपॉन रिएक्टेंट क्या है Zn2 पॉजिटिव, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या जो भी साल्ट हो, क्यों जबरदस्ती ZnSO4 ले रहे, Zn2 पॉजिटिव, जो भी साल्ट आपका है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर रख दें। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी एनोडिक रिडक्शन इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या ले लें, कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन, कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन। अगर मैं कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन की बात करूं तो कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन में कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटे, कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड, क्या बन जाएगा E Cu2 पॉजिटिव टू Cu बराबर आ जाएगा E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस RT बाई NF ln, अब यहां पर भी कॉपर सॉलिड है तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का 1 लेंगे, अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है Cu2 पॉजिटिव कॉपर साल्ट, ये बेटा एनोड आ गया, और ये बेटा एनोड का रिडक्शन मतलब आरपी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, और ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाल लिया। क्या निकालना है हमको, वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज प्रेजेंट हैं तो क्या आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ईएमएफ, ईएमएफ जिसको हम लोग ई सेल भी कहते हैं, बराबर ई मतलब रिडक्शन पोटेंशियल RHS माइनस E ऑफ LHS, कहने का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जरा इधर ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट LHS, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट RHS, राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास ई सेल होता है रिडक्शन, ई का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, ई जहां पर भी यूज करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर पहले से बोल रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, अन्यथा अगर कुछ नहीं लिखा, इस तरीके से ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ये IUPAC का कन्वेंशन। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, ई सेल निकालना चाहते हैं, बराबर क्या हो जाएगा E ऑफ RHS, E ऑफ RHS क्या हो गया E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस RT बाई NF ln 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है बेटे, ये RHS इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, LHS से, इसको माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, LHS, LHS क्या है E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस RT बाई NF ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, इससे हम माइनस करेंगे। क्लियर हो रही है, तो ई सेल बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और वो हमने वैल्यू पुट अप कर ली। बेटा मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग,
तो व्हाट विल द वैल्यू ई सेल बराबर E naught Cu2 positive to Cu minus E naught Zn2 positive to Zn. मतलब E naught right minus E naught left, that will be equal to E naught cell. बोलो भैया, क्लियर हो रही है? माइनस Yes. RT by NF, ये कॉमन ले लिया Ln, ये क्या है बेटे 1/Cu2 पॉजिटिव, और ये माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा। बोलो भैया लॉग में ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी Zn2 पॉजिटिव, जो लॉग में माइनस में होता है वो क्या हो जाता है, ये माइनस में पहले से था और फिर माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। बोलो भैया क्लियर हो रही है? ये हमारे पास Yes. क्या निकल गया, नस्ट इक्वेशन। कोई मैथमेटिकल सॉल्विंग में प्रॉब्लम है क्या? No. अब आप इसको ln हटा के लॉग में चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ई सेल, ध्यान दीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF ln कितना आ जाएगा बेटा, ln Zn2 पॉजिटिव, यहां आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अब Zn2 पॉजिटिव क्या था, कंसंट्रेशन इन द कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट, और Cu2 पॉजिटिव क्या था, कंसंट्रेशन इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो आप डायरेक्ट इतनी इक्वेशन लेके डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द एनोडिक कंपार्टमेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द कैथोडिक कंपार्टमेंट, ये इक्वेशन डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अच्छा चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे बच्चों। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई कितना आ जाएगा एन, लॉग क्या आ जाएगा, लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा। बेटा थोड़ा सा इसको थोड़ा और मैथमेटिकली सॉल्व करो, 0.0591 को 0.06 कर लो, n की वैल्यू आपको मालूम है, Zn2 पॉजिटिव है Cu2 पॉजिटिव है, दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06/2 log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ये आपका इस तरीके से जितना इक्वेशन सॉल्व करना चाहो आप आसानी से कर सकते हैं। ये पहला केस मैंने आपको समझा दिया, जिस समय n की वैल्यू दोनों जगह सेम थी, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, और उस केस में हम लोगों ने जो है नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट की। अगर नस्ट इक्वेशन ऐसे कैलकुलेट करनी पड़े कि दोनों में सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों में पहले n की वैल्यू सेम करें। तो चलिए एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल की बात और करते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
लेट अस कंसीडर एग्जांपल। देखिए, मैं कहता हूं Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, साल्ट ब्रिज लगा रखा है, और यहाँ Ag पॉजिटिव से मैंने Ag बना रखा है। इस तरीके का सेल, मतलब जिंक लेफ्ट हैंड साइड है तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, और सिल्वर राइट हैंड साइड है तो ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है। एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक के साल्ट में डिप किया गया है, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में सिल्वर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सिल्वर साल्ट सॉल्यूशन। और ये जो है आपका साल्ट ब्रिज जो डबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है बच्चे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। जल्दी जल्दी जरा इसकी इक्वेशंस बना लीजिए, क्योंकि इक्वेशन बनाना आप सीख चुके हैं। कैसे इक्वेशन बनाते हैं? पहले एनोडिक रिडक्शन इक्वेशन। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग एसआरपी वैल्यू या आरपी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, एसआरपी मत कहो, आरपी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए रिडक्शन इक्वेशन लिखिए। क्या है रिडक्शन इक्वेशन? Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड, और इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी E Zn2 पॉजिटिव टू Zn आरपी वैल्यू इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, वही नेक्स्ट इक्वेशन, माइनस ये E नॉट है, माइनस RT बाई NF Ln, और जिंक सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन 1, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है? Zn2 पॉजिटिव जिंक साल्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक साल्ट Zn2 पॉजिटिव। ठीक, लेकिन कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन कौन सी है जरा देखते हैं। कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन, अगर मैं कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन की बात करूं तो वो है Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, और ये सॉलिड है। बेटा अगर मैं इसी की इक्वेशन बना दूं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब भाई एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो कैथोड की तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू चेंज हो जाएगी दोनों के लिए। उस केस में इक्वेशन नहीं बन सकती। तो दो में से एक तरीका अप्लाई करो, या तो जिंक वाली इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, और या सिल्वर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे हिसाब से सिल्वर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान, काहे को उसको हाफ और रूट में लाना चाहते, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2Ag पॉजिटिव गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag प्लस 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। यहाँ से क्या फायदा हुआ? यहाँ से ये फायदा हुआ कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? सेम हो गए, और अब हमारी कैलकुलेशंस आसान हो गए। चलिए भाई करते हैं। ये वैल्यू बन गई E Ag पॉजिटिव टू Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस RT बाई NF Ln 1 अपॉन सिल्वर साल्ट का कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। ये आ गई आपका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 Ag हो गए तो इसका स्क्वायर आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट द नेक्स्ट इक्वेशन। अब तो नेक्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट करने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी हमारे पास रही नहीं। क्या होता है? EMF ऑफ द सेल E सेल बराबर क्या होता है? E राइट माइनस E लेफ्ट LHS। तो हम E सेल कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे, डायरेक्ट लिख दूं
पहला तो हो जाएगा ई नॉट सेल, क्योंकि ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, मतलब ई नॉट एजी पॉजिटिव टू एजी तकरीबन वैल्यू होती है प्लस 0.80, और ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन तकरीबन वैल्यू होती है माइनस 0.76। तो दोनों को यूज कर लेंगे ई नॉट सेल। आगे माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, क्या हो जाएगा बेटे, जेड एन टू पॉजिटिव एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन एजी पॉजिटिव का स्क्वायर। तो अब आपको मेरे हिसाब समझ में आने लगा होगा कि हम नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे, ऊपर एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन, और फिर नीचे क्या लिखेंगे बेटे, कैथोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन। इसमें हमको एन की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, एन हमारा कॉमन आ गया क्योंकि मैंने सिल्वर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब ये क्या हो जाएगा बेटे, जरा ध्यान से देखिए, ये कैथोडिक इक्वेशन में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि मुझे एन कांस्टेंट लेना था। इसको निकाल लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन। 0591 को मैं 0.06 ले लेता हूँ एन, और ये क्या हो जाएगी लॉग, अब एल एन की जगह लॉग, लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन क्या हो जाएगी बेटे एजी पॉजिटिव का स्क्वायर। जो भी कंसंट्रेशन दिया गया हो उस कंसंट्रेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। ये बात तो मैंने आपको तब तक की बता दी जब तक हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं उसमें जो है सॉलिड है। अगर गैस हो तो मालूम चले कोई एसएचई यूज कर ले किसी के, और चलो मैं कह रहा हूं एसएचई यूज ना करो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कीजिए, कंसंट्रेशन चेंज कर दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि हम कंसंट्रेशन में 1 m का HCl यूज करें, तो उस केस में तो गैस रिलीज होगी। तो अगर गैस रिलीज होगी तो उसका कंसंट्रेशन तो 1 लिख नहीं सकते, 1 नहीं। सॉलिड का ही तो कंसंट्रेशन 1 होता है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड। तो प्योर यस। सॉलिड बन रहा था तब तक तो कंसंट्रेशन हमने 1 लिखा हुआ था। मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कंसंट्रेशन चेंज है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, और अगर कंसंट्रेशन चेंज है तो वो एसएचई तो है नहीं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हम यूज करेंगे तो वो गैस रिलीज होगी। उस केस में हमारे पास इक्वेशन कैसी आएगी, तो चलिए एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, जिस केस में हमारे पास सॉलिड इलेक्ट्रोड की जगह गैसियस है और गैस रिलीज होगी। तो चलिए बातचीत करते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, Zn से Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, H पॉजिटिव से H2, और यहां पर PATM का प्रेशर दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सेल दिया गया है, मुझे नहीं मालूम कि किस, ये PATM बेटा 1 ATM हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, कितना भी हो सकता है जिस पर गैस रिलीज हो। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास पहले 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, एक एनोड की और एक कैथोड की। तो पहले दोनों इक्वेशन बना लेते हैं, एनोडिक रिडक्शन इक्वेशन। अगर एनोडिक रिडक्शन इक्वेशन बनाना चाहते हो तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या दे देंगे बेटे Zn। ये एनोडिक रिडक्शन इक्वेशन बन गया। अब आप अगर कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो क्या करें, तो इस केस में इक्वेशन जो बन जाएगी उस केस में आप EV निकाल लीजिए, मतलब आरपी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बेटे Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ध्यान देना इन सब चीजों को, इज इक्वल टू E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn, बोलो भैया
माइनस क्या बन जाएगा मेरे बेटे, RT/NF जो बनाते आए थे, क्योंकि यहाँ जिंक सॉलिड है, ln 1 क्या बन जाएगा बताइए बेटे, कंसंट्रेशन ऑफ Zn। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये इक्वेशन हम पहले भी बनाते आए हैं। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन बन रही है जिसका नाम है कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन, कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन। अगर मैं कैथोडिक रिडक्शन इक्वेशन की बात करूं तो इस केस में जो बन रहा है वो ये बन रहा है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश करेगा हाफ H2। फिर यहाँ दो समस्याएं हैं, एक तो ये H2 गैस, और दूसरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं। तो एक समस्या को तो हम पहले ही चेंज कर चुके हैं या ओवरकम कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन सेम कर लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सेम पर 2H आयन गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो बेटे, 1/2 गायब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो ये हम लोग पहली वाली प्रॉब्लम तो हमने टैकल कर ली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हमने कर ली। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और बाकी है, वो प्रॉब्लम ये बाकी है कि हाइड्रोजन गैसियस फेज में प्रेजेंट है और यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 नहीं ले सकते। तो द कंसंट्रेशन ऑफ गैस आर टेकन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हम प्रेशर ले लेंगे इसका। तो वैल्यू आ जाएगी E H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू, वैसे तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन आप E0 H पॉजिटिव टू H2 लिख लो, क्योंकि ये तो SRP है एंड SRP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन टू बी 0, इज एज्यूम्ड टू बी 0, नॉट टेकन तो है ही, हम 0 तो ले ही रहे, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इट इज ओनली एज्यूम्ड टू बी 0। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप कर देता है कि व्हाई द SRP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज 0, तो आपका आंसर होगा इट इज ओनली एज्यूम्ड टू बी 0। इसका कितना है कितना नहीं है ये हमको नहीं मालूम, इट इज टेकन एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड एज बिकॉज इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, its electrode potential SRP value is only assumed to be 0। ये सिर्फ एज्यूम की गई है और इसके बारे में एग्जैक्ट कोई पता हमको नहीं। इससे रिलेट करके दूसरी SRPs निकाली गई हैं और इसीलिए रूल लगाया गया था कि SRP के रिस्पेक्ट में किसी का ऑक्सीडेशन हो या किसी का रिडक्शन हो, वैल्यू विल ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे जिंक SRP के रिस्पेक्ट में जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आता है प्लस 0.76। SRP के रिस्पेक्ट में कॉपर का रिडक्शन होता है और कॉपर का SRP कितना आता है प्लस 0.34। तो ये कहा गया था, ये एज्यूम ही किए गए सारी की सारी बातें रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कि SRP के रिस्पेक्ट में किसी का ऑक्सीडेशन हो या किसी का रिडक्शन हो, द पोटेंशियल वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो पोटेंशियल वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। चलिए, अगर किसी बच्चे को SRP से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पिछले SRP के वीडियोस देख सकता है, उससे उसको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो SRP पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप देख सकते हैं SRP से रिलेटेड। जरा इधर जरा ध्यान से देखिए, और उसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी समझाया है, तो वहां से आपको वो भी समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। E H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E0 H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT/NF। RT बाई है क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, P ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, H आयन कंसंट्रेशन 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर लगा। ठीक है भैया, यस। नाउ इसको इससे EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करो। ई सेल क्या होता है भैया, E राइट माइनस E लेफ्ट।
और ई क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। आर क्या है, राइट, राइट मतलब कैथोड। एल क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एन। चलिए भैया क्या कैलकुलेट करेंगे, ई सेल बराबर ई राइट, यहां से कैलकुलेट कर लो भाई, ये तो वैल्यू यही आ जाएगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ई नॉट सेल आ जाएगा, क्योंकि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कैथोड के लिए जो एस आर पी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए वो 0 है, तो ये वैल्यू जो है डायरेक्टली माइनस ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 है। ठीक, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ लग जाएगा, एल एन, एल एन लग जाएगा। क्या होता है बताइए, यहां हो जाएगा बेटे जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन एच पॉजिटिव का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही वैल्यू काम कर जाएगी, लेकिन अगर 1.5 दिया गया है तो यहाँ लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर यूज करना। तो बस अगर गैसियस इलेक्ट्रोड्स हैं, गैसियस कंडीशंस हैं, उससे गैस रिलीज हो रही है, तो उस केस में हम लोगों को प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखें। चलो ई नॉट को ओपन कर देता हूं, जो मैं बता रहा था वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। भाई ई नॉट सेल आपको निकालना है ना, तो ई नॉट सेल है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब ई नॉट राइट क्या है, ये ई नॉट एच पॉजिटिव टू एच टू, ये है ई नॉट एच पॉजिटिव टू एच टू, माइनस ई नॉट लेफ्ट क्या है, ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन एस आर पी वैल्यू, ई नॉट एच पॉजिटिव टू एच टू होता है 0.0 वोल्ट, माइनस ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव टू जेड एन होता है माइनस 0.76 वोल्ट, तो दैट इज कम्स आउट टू बी प्लस 0.76 वोल्ट। इतना आ गया हमारे पास। कहने का मतलब ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन का निगेटिव वाला, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 है, तो इसका जो निगेटिव वाला पार्ट है वही हमारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा, क्योंकि एसआरपी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आराम से यूज की जा सकती है, ई सेल बराबर 0.76 माइनस 0.06 बाई एन लॉग आ जाएगी जेड एन टू पॉजिटिव, बोलो मेरे बच्चे, इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन एच पॉजिटिव का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब जरा थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे, यहां पर मैंने ये स्पेस इसीलिए आपके लिए छोड़ दिया था, और यहां पर मैं एक चीज आपको बताता हूं बेटे, इक्विलिब्रिया पर क्या हो, जब सेल में इक्विलिब्रिया मेंटेन हो जाएगी तो सेल काम करना बंद कर देगा, मींस ईएमएफ ऑफ द सेल विल बिकम 0, ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब ई सेल विल बिकम 0। तो अगर ई सेल 0 हो गया तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सेल विल स्टॉप वर्किंग, तो एट द इक्विलिब्रिया सेल विल स्टॉप वर्किंग, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर सेल जो है वर्किंग बंद कर दे। चलिए बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या हो, तो हम वही वाली पिछली वाली इक्वेशन यूज करेंगे जिस इक्वेशन को हमने लेके चले थे। सबसे पहले हम लेके चले थे, मैं एट इक्विलिब्रिया की बात करूं, एट इक्विलिब्रिया ई सेल will become 0, means EMF of the cell will become 0। तो हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी सेल है Zn से Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव से C, ये हमारे पास सेल।
अब इस सेल में इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला नेक्स्ट इक्वेशन बनती थी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। यही इक्वेशन तो हमारे पास बनती थी। लेकिन बातचीत क्या हो रही है, बातचीत ये हो रही है कि एट इक्विलिब्रिया ई सेल विल बिकम 0। तो इसका मतलब ln Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव will be equal to ln Kc या K इक्विलिब्रिया, Kp Kc कोई भी यूज कर सकते हो। बोलो भाई मेरी बात समझ में आ रही? अरे ये K हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, जरा यहां लगाओ। तो यहां आ गया 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ आ गया, और एल एन क्या आ गया, के इक्विलिब्रिया। बेटे ये वैल्यू इधर ले आओ तो वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के इक्विलिब्रिया। क्या मैथमेटिकल समझ में आ रही है इक्वेशन? यस। एन एफ उधर ले आओ तो एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी या के पी, मतलब के इक्विलिब्रिया। ये इक्वेशन आपके पास एक और आ गई। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या सॉल्व कर लेते हैं? वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो यहां से लिख सकता हूं कि माइनस डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल। लिख सकता नहीं लिख सकता? बोलिए। यस। कहां चले गए? नेगेटिव उधर चला गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, तो दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी या के इक्विलिब्रियम। माइनस उधर ले जाओ बेटा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी या के इक्विलिब्रियम। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन standard gives free energy change and equilibrium constant Kc। मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रिया या के सी। के सी हो सकता है, के पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं के इक्विलिब्रिया लिख रहा हूं। समझ बात आ गई नहीं आ गई? कोई जरूरी थोड़ा ही है कि गैसियस फेज नहीं है। अगर गैसियस फेज है और प्रेशर में आप कर रहे हो कैलकुलेट, तो केपी की वैल्यू यूज हो सकती है, तो केसी केपी कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द, लिखिए मैं यहां लिख देता हूं, मैं एक रेड पेन यूज कर रहा हूं बच्चे। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड, भाई डेल्टा जी नॉट है तो स्टैंडर्ड हो जाए, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है।
ये आज मैंने आपको नस्ट इक्वेशन बनाना सिखाया। नस्ट इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाएगी, इस पर आप सिंपल प्रॉब्लम्स आज कर पाएंगे कि नस्ट इक्वेशन से अगर आपको कंसंट्रेशंस दिए गए तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके ई सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस ठीक है। यस इसके आगे की जो कहानी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं आपको समझा पाया हूँगा बेटे। यस सर।